नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सीएम फ्लाइंग टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सीएम फ्लाइंग टीम ने बच्चा बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक 4,50,000 में नवजात बच्चा बेचने के लिए बदरपुर बॉर्डर लेकर आए थे, पर एक होटल में सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित कर आरोपियों को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि पहले भी ये गिरोह दिल्ली में एक बच्चा बेच चुका है। कल 8 सितंबर की रात में सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि एक बदरपुर बॉर्डर पे एक नवजात बच्ची को बेचने की तैयारी हो रही है, जिस पे हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं सतबीर सिंह और एएसआई हैं लेडी राजेश, इनको दंपत्ति बना के और जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं श्री सुनील यादव जी, उनके और स्थानीय पुलिस की एक टीम साथ बना के वहाँ ये इस तरह की बिल्डिंग की गई और जो बच्चा बेचने आए हुए लोग थे उनको सबको जो है ना हिरासत में लिया गया। फरीदाबाद से बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने आज सेक्टर 4R में कम्युनिटी सेंटर के पास सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सड़क के बनने से न केवल सेक्टर 4R के स्थानीय निवासियों बल्कि पटेल नगर व स्थानीय उद्योगपतियों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि शहर में गुणवत्ता युक्त सड़क निर्माण को लेकर वो संकल्पबद्ध हैं और इसी तर्ज पर फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने सड़क की निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर नगर निगम अधिकारियों व संबंधित ठेकेदारों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अपनी सोच है माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे उनकी क्वालिटी पे विशेष फोकस रहेगा। हमने बोर्ड भी लगवाया है। 95 लाख रुपए से ज्यादा की ये रोड है। नहीं 95 लाख रुपए से ज्यादा की रोड है। ये सेक्टर 4 इंडस्ट्रियल एरिया को और रेजिडेंशियल एरिया को जोड़ती है। बहुत 25 सालों से रोड टूटी हुई थी, लोग बहुत परेशान थे। जब मैं विधायक बना तब मेरे पास मैं तो इस एरिया का रहने वाला हूँ, शिकायत क्या मेरे को तो खुद पता था कि लोग बहुत परेशान हैं, तो लोग इंडस्ट्रीज की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहते। मेरा अपना मानना था कि इंडस्ट्रीज भी अपने देश के डेवलपमेंट में राज्य। प्रदेश में हाल ही में हुए टीचर्स के ट्रांसफर के बाद स्कूलों में तालाबंदी का दौर शुरू हो गया है। 2 दिन पहले फरीदाबाद के मवई गांव में छात्रों ने तालाबंदी की थी। वहीं फरीदाबाद के ददसिया गांव में स्कूल में टीचर नहीं होने की वजह से छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। यहां छोटे छोटे छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और छात्रों का कहना है कि जब से टीचर्स के तबादले हुए हैं तब से उनके स्कूल में टीचर्स की कमी हो गई है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। छात्रों ने सरकार से मांग की कि जल्द उनके स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए। इधर बच्चों को प्रदर्शन करते हुए देखकर गांव के लोग भी उनके साथ आ गए और उन्होंने भी मांग की कि जल्द से जल्द सरकार इस ओर कदम उठाए और जिससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो। निवेदन है कि हमारे स्कूल में टीचर लाए जाए। अच्छा। और हमारी पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस हमारा फ्यूचर बहुत ही बर्बाद हो रहा है। सरकार अगर चाहती कि हमारा फ्यूचर बच जाए तो प्लीज सरकार हमारे लिए टीचर भेजे। जी, तो कब से टीचर नहीं है और कितना नुकसान हो रहा है अभी आपका? हमारे पिछले 1 हफ्ते से टीचर नहीं है और हमारी पढ़ाई का भी 1 हफ्ते से ही नुकसान हो रहा है। सरकार से यही कहना चाहूंगी कि हमारे 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। सरकार हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख रही है। सरकार और स्कूल में तो टीचर भेज दिए हैं, लेकिन इस सरकारी स्कूल में एक भी टीचर नहीं भेजा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में टीचर भेजे। मिडिल स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। अच्छा। जब हमने गांव के सभी लोगों में इस तरह की बातें की तो उनमें बहुत रोष आया इस चीज का जी। और आक्रोशित हैं। फिर कहाँ ठहरेंगे वो? फिर तो नाम मात्र रहेंगे, जैसे कोई एक भेड़ बैठी हो जी। तो अब सरकार से हम जो उन्होंने स्लोगन दिए हैं वो स्लोगन थे, जुमले थे, जैसे मैंने आपको दिखाया, आओ बच्चों चलो चले स्कूल। जब स्कूल कहाँ से चलेंगे? जब
खबर होडल से है, जहां होडल के गांव सराय में दहेज नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया। मृतका महिला के परिजनों ने कहा कि उनकी बेटी सहरूना ने ससुराल वालों शादी में एक ऑल्टो गाड़ी और 5 लाख रुपए नकद की मांग कर रहे थे। इतनी मांग पूरी नहीं कर पाने पर उनकी बेटी को ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नूंह जिले के गांव आगौन निवासी जान मोहम्मद की शिकायत पर पति, सास, ससुर, देवर व जेठ के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गांव सराय में कल हमारे को इतला मिली थी, किसी लेडीज ने फांसी खाक लगा ली है। मैं मौके पर अपने स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचा। मौके पर देखा तो डॉक्टर साहब सीनोक टीम क्राइम बुलाई मैंने, वहां उसका मुआयना कराया सीनोक टीम क्राइम से और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर वहां रखवाया गया। डेड हाउस उनके परिवारजनों का भेज दिया गया। वे रात को लेट आए तो उन्होंने हमारे को दरखास्त दी और वो मेरी बेटी को दहेज के बारे तंग करते रहते थे। ये मामला ये है कि सर, ये हमारी लड़की यहाँ सराय गांव में ब्याह रखी थी। 2 साल पहले शादी की थी इसकी। तो ये दहेज के लिए उसी दिन से इस लड़की को मारते पीटते आ रहे थे। उसी दिन से काफी दिन हो गए। कई बार 20-20 में पंचायत भी लेकर आए हम गांव से, अगौन वाले जितने भी। तो पंचायत के दबाव में आकर के लड़की को रख लेते थे, फिर मारना पीटना शुरू कर देते थे। तो अभी 2 महीना पहले भी इसको बहुत बेरहमी से मारा था इन्होंने। पानीपत के गांव ढडौला में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। महिला के परिजनों ने पति, सास और देवर पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई ने बताया कि ससुराल वाले लंबे समय से उसकी बहन को परेशान कर रहे थे। परिजनों को बताया गया कि महिला की मौत हो गई है। जब वो लोग पहुंचे तो अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी, लेकिन हत्या का शक होने पर दाह संस्कार रोका गया और पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि मृतका के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। तो पानीपत से खबर आपको बता रहे, जहां महिला की मौत के मामले में परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। ढडौला गांव में थी 2014 में। और क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम दीपा। और फोन आया घर पे हमारी चाची जी पे कि बाद 10 बजे की तबीयत खराब है लड़की की। और फिर 12 बजे कॉल आई लड़के की, लड़की आपकी पूरी हो चुकी है। एक कॉल आई। उसके बाद में कॉल ना मेरे पाई, ना मेरे पापा पाई, ना बहन पाई, किसी को कॉल नहीं है। जब मुझे पता लगा, मैंने बैग खोल किया तो किसी को कोई फोन नहीं मिला। मुझे लगा कि हो गया कोई झूठ खबर ना हो। उसके बाद मैंने पास गाँव में कॉल की और मैंने पता करा कि लड़की पूरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो सूचना मिलेगी लड़की आपकी पूरी हो चुकी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि ढडौला में दीपा पत्नी राजेश की मृत्यु हो चुकी है। तो मौके पर गए, वहाँ दीपा की मां हाजिर मिली, वह इसके परिवार के हाजिर मिले, जिसने एक लिखित दरखास्त दी, जिस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया धारा 302-34 का, जो आज इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तफ्तीश जारी है। क्या आरोप लगाए सर इन्होंने? आरोप लगाया कि इसका पति व इसकी सास व देवर ने गला घोंटकर मारपीट करके हत्या की है। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री और नेताओं के पास पहले भी अपनी मांगे रख चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीनियरिटी लिस्ट पिछले 7 साल से अपडेट नहीं की जा रही है, जबकि 21 सितंबर 2021 को विभाग ने लिखित में 20 से 25 दिन में पूरे करने की बात कही थी। इसके बावजूद आज तक जारी नहीं की गई है। अपनी मांगों को एक बार फिर से सरकार तक पहुंचाने का यहां पर उन्होंने प्रयास किया है। क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी ने हमारा जो टाइपिंग टेस्ट का जो है वो पोस्टपोन कर दिया। हम उनसे टाइप टेस्ट की तारीख लेने आए हैं। हम शांति प्रिय ढंग से आराम से बैठ के आराम से प्रदर्शन कर रहे हैं।
ओलंपिक चैंपियन और भारतीय एथलेटिक्स की सबसे बड़ी पहचान नीरज चोपड़ा ने एक और ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि ओलंपिक से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक अपनी प्रतिभा का शानदार नजारा पेश करने के बाद नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में भी अपना और भारत का नाम रोशन कर दिया है और ऐसा करने वाला वो भारत के पहले एथलीट बन गए हैं, जिसके बाद इस जीत को लेकर परिवार में जश्न का माहौल बना हुआ है। तो वहीं नीरज चोपड़ा की उपलब्धि पर चाचा भीम चोपड़ा ने सभी का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि ये परिवार के साथ साथ पूरे देश की उपलब्धि है। आगे उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में प्रदर्शन करने वाले ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने लगातार ओलंपिक गोल्ड मेडल के बाद अच्छा प्रदर्शन किया है। उसकी मेहनत को देखते हुए हमें पूरा विश्वास था कि पहले भी उसने 2 बार डायमंड लीग में भाग लिया था। एक बार वो 7वें नंबर पे रह गया था, एक बार 4थे नंबर पे। तो अब की बार उसकी तैयारियों को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद थी कि अब की बार डायमंड लीग का टाइटल लेकर ही इंडिया का मान सम्मान बढ़ाएगा। अच्छा खुशी महसूस हुई कि पोते ने बाहर जाके भी इसमें डायमंड लीग में पहला स्थान पाया है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से आपको बता रही, जहां गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर महेंद्रगढ़ से। गणपति विसर्जन के दौरान हादसा। विसर्जन के दौरान 8 लोग पानी में डूबे। झगड़ौली नहर में विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां 4 को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं बाकी लोगों की तलाश जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे महेंद्रगढ़ से। गणपति विसर्जन के दौरान हादसा। विसर्जन के दौरान 8 लोग पानी में डूबे हैं, जिसमें झगड़ौली नहर में विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ, तो वहीं 4 को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं महेंद्रगढ़ से, जहां जगह जगह पर देश भर में गणपति विसर्जन किया जा रहा है, तो वहीं महेंद्रगढ़ में झगड़ौली नहर में विसर्जन के दौरान हादसा हुआ है। आपको बता दें कि विसर्जन के दौरान 8 लोग पानी में डूब गए हैं, जिनमें से 4 को निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो वहीं बाकियों की तलाश जारी है। ये घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हर खबर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो वहीं लगातार बाकी अन्य लोगों की तलाश जारी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां 4 लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं अन्य लोगों की तलाश जारी है। गणपति विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। झगड़ौली नहर में विसर्जन के दौरान 8 लोग पानी में डूबे हैं। तो महेंद्रगढ़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहीं लगातार अन्यों की तलाश जारी है। सर हम यहाँ पे विसर्जन करने आए थे, हमारे कुछ बंदे नहर के अंदर डूब चुके हैं और प्रशासन के यहाँ सिर्फ 2 या 3 बंदे आए हैं। प्रशासन लेट पहुँच रहा है। हमने फोन किया हुआ आधा घंटा हो चुका है सर। आपके हिसाब से कितने बंदे थे? सर 3 या 4 बंदे अभी लापता है। जहां 4 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं बाकियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि झगड़ौली नहर में गणपति विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें 8 लोग पानी में डूब गए हैं, तो वहीं 4 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवा दिया गया है। तो साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दी कि लगातार वहां पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं और बाकी लोगों की तलाश भी जारी है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ये बड़ा हादसा हुआ है गणपति विसर्जन के दौरान, 4 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी
जी, ये गणेश विसर्जन के समय का मामला है। महेंद्रगढ़ के धानी मोहल्ला के गणेश मंडल के लोग गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए गए थे। तो जो गणेश जी की प्रतिमा थी वो काफी 8 फुट ऊंची प्रतिमा थी। उस प्रतिमा को जैसे ही पानी के अंदर विसर्जन के लिए ले जाया गया तो उसके साथ जो 8-10 लोग थे वो उसको पानी को बीच में छोड़ने के लिए, प्रतिमा को, मूर्ति को बीच में छोड़ने के लिए गए तो उस मूर्ति के साथ ही बह गए। पानी का बहाव तेज था, उसकी वजह से उसके साथ ही बह गए। प्रशासन पूरा लगा हुआ है, रेस्क्यू चल रहा है। 7 लोगों को निकाल लिया गया है, बाकी 1 लोग भी जो उसके अंदर है उसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। सभी को सरकारी हॉस्पिटल लाया गया है, जिनकी हालत सीरियस है उसको रेफर किया जा रहा है। अभी पूरा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ कार्य में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल सुशील, और जिस तरह से आपने बताया कि अभी तक जो है रेस्क्यू लगातार जारी है, जो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जो मरीज, उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन के वहां पर कितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने सुना भी कि वहां पर प्रशासन जो है वो देरी से पहुंचा है। अभी सभी का इलाज चल रहा है और जो जिनकी सीरियस हालत थी उन्हें रेफर कर दिया गया है। अभी बाकी काम चल रहा है, उसके बाद जांच के बाद बता पाएंगे सारी चीजें क्या। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो झज्जर के बाग जहां आरा स्टेडियम में योगा और बॉक्सिंग की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इस दौरान खेल अधिकारी ने बताया कि हरियाणा खेल विभाग की तरफ से योगा प्रतियोगिताओं में 9 साल से 14 साल, 14 साल से 18 साल और 18 साल से 26 साल तक के 3 वर्गों का चयन किया गया है। इन प्रतियोगिताओं में होने वाली विजेता टीमें 17 और 18 सितंबर को रोहतक में होने वाली राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सभी सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही हैं। तो झज्जर से खबर आपको बताएं, जहां योगा और बॉक्सिंग की प्रतियोगिता हुई तो वहीं इस प्रतियोगिता में 3 वर्गों का चयन किया गया है। करवा रहे जिसकी स्टेट रोहतक में होगी और इसमें 9 to 14, 14 to 18 और 18 to 26 कैटेगरी 3 और फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज रखा है 1000, 700, 500। तो मैम इसमें जिले भर से बच्चे आए हैं? पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आ रखे हैं। आगे और कहाँ जाने के? अभी जो सिलेक्ट होंगे वो स्टेट। तो झज्जर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरा स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो वहीं आपको बता दें कि 3 वर्गों का इसमें चयन किया गया है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि योगा और बॉक्सिंग की ये प्रतियोगिता हुई, यहाँ पर खिलाड़ियों को भी हर तरह की सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। झज्जर में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने गौशालाओं का निरीक्षण किया और गौशालाओं को आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गौशाला की संख्या में इस सरकार के दौरान इजाफा हुआ है और गौवंश की पूरी देखरेख इन गौशालाओं में की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने गौवंशों में लंपी वायरस को लेकर जानकारी दी। श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि लंपी वायरस से गौवंश को बचाने के लिए 95% टीकाकरण अभियान पहले ही किया जा चुका है और अब हरियाणा लंपी वायरस से पूरी तरीके से सुरक्षित है। हालांकि पंजाब के साथ लगते जिलों में ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिली थी। झज्जर जिले के अंदर गौशालाओं से संबंधित समस्याओं के बारे में, गौशालाओं की व्यवस्था, लंपी स्किन बीमारी आई है उसके बारे में क्या स्थिति है, कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, विभाग क्या कर रहा है, प्रशासन का सहयोग कितना मिल रहा है, इन सब विषयों पर आपस में बैठ के यहाँ गौशाला की मीटिंग में हमने चिंतन किया। और लगभग इस जिले के अंदर समस्याएं तो हैं गौशालों में, परंतु समाधान के लिए प्रशासन और गौभगत मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो गौ सेवा अध्यक्ष ने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गौशालाओं में इजाफा हुआ है और साथ ही साथ इन गौशालाओं में गौवंशों की देखरेख भी अच्छे से की जा रही है। तो गौ सेवा अध्यक्ष ने गौशालाओं का निरीक्षण किया।
तो झज्जर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गौ सेवा अध्यक्ष ने गौशालाओं का निरीक्षण किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गौशालाओं में इजाफा हुआ है और इन गौशालाओं में गौवंशों की भी अच्छी तरह से देखरेख की जा रही है। साथ ही साथ गौवंशों को सही से इलाज भी दिया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि झज्जर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां गौशालाओं का निरीक्षण करने के लिए गौ सेवा अध्यक्ष पहुंचे। झज्जर थाने के पीर बाबा की याद में हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। हर साल होने वाले इस धार्मिक आयोजन में सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर शामिल हुए। एसपी वसीम अकरम की मौजूदगी में सुबह की शुरुआत हवन के साथ हुई। इस दौरान डीएसपी नरेश कुमार, थाना प्रभारी शहर, थाना झज्जर और अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हवन के दौरान श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करके एसपी वसीम अकरम और अन्य श्रद्धालुओं ने पीर बाबा पर विधि अनुसार चादर चढ़ाई। तो वहीं हवन के बाद थाना परिसर में ही विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इसके बाद देर शाम थाना परिसर में ही कव्वाली कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो झज्जर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि एसपी, डीसी समेत कई अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो थाने में हवन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसके बाद कव्वाली कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित हुआ। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं झज्जर से। तो वहीं इस कार्यक्रम में एसपी, डीसी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो झज्जर से खबर आपको बता दें, जहां एसपी, डीसी समेत कई अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं थाने में हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही कव्वाली कार्यक्रम का भी यहां पर आयोजन हुआ और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।